नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी विधान भारतवर्ष के इस अड़ी स्पेशल में। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1090 चौराहा, जहां से आप पूरा लखनऊ देख सकते हैं, और यहां से आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी में ध्यान लगाने से आखिर विपक्ष को क्या दिक्कत हो रही है और विपक्ष जो कह रहा है उसका पक्ष के पास क्या जवाब है। देखिए, 2014 में शिवाजी के किले में जब ध्यान लगाया था पीएम मोदी ने तो 282 सीटें आई थी। 2019 में केदारनाथ में जब ध्यान लगाया था तो 303 सीटें आई थी। क्या 2024 में कन्याकुमारी में विवेकानंद ने जहां ध्यान लगाया, प्रधानमंत्री के वहां 45 घंटे से ज्यादा की साधना से बीजेपी की 400 सीटें आ रही हैं। आज इसी पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि आखिर विपक्ष क्यों कह रहा है कि यह प्रचार है, साधना नहीं, और क्या वाकई साधना से, ध्यान लगाने से अब की बार 400 पार। हम इस पर बात करें उससे पहले देखिए क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। राजनीति में धर्म को और राजनीति को एक जगह नहीं लाना चाहिए। धर्म के भावनाओं को चुनाव से, वोट से जोड़ना ये गलत है, और इलेक्शन कमीशन खुद ये कही है, और उन्होंने खुद कहे हैं मोदी जी कि ये लाना नहीं, ये नहीं करना, ये सब पहले बोले हैं भाषण में। लेकिन आज कन्याकुमारी में जाके बैठ के ये जो करने का नाटक कर रहे, इससे अब 2000, 4000 कितने पुलिस हो, 10,000 तक वहाँ पर लोगों को लगा रहे ड्यूटी। कितना देश का पैसा खराब हो रहा है। और अब सुनिए आरजेडी नेता मनोज झा क्या कह रहे हैं। हम हाथ जोड़ के कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी, ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भैंस मंगलसूत्र से मुजरा तक बोल चुका उसको ध्यान की आवश्यकता है। लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है कि कुछ बहुत ही जरूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी हैं और कैमरा के अधीन है। ये कौन सा ध्यान है? ये ध्यान के नाम पर परमात्मा के साथ भी मैं समझता हूं कि एक तरह से खेल। और इन दोनों को जवाब दिया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। सुनिए गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। लोग गाली दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक पे क्या कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। उनको पता नहीं है कि कृष्ण भगवान ने कह दिया था भगवत गीता में कि किसी न किसी रूप में हम आएंगे। आज कंस और रावण की सफाया के लिए नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। उनके ध्यान लगाने पर जिनको गालियां देना हो दें, विजय तो कृष्ण की ही होगी। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं विपक्ष के नेता, क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह। लेकिन अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ कौन कौन सा नेता है। हमारे साथ बीजेपी से मनीष शुक्ला, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो मनीष जी का। हमारे साथ एमएच खान है बीएसपी से, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो। अंशु अवस्थी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से है, और नेहा यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। जोरदार तालियों से स्वागत इन दोनों नेताओं का भी करिए। और सवाल मेरा अब लखनऊ वालों से, 4 जून को भैया नतीजे आ रहे हैं, इतना जोश कम क्यों दिख रहा है? तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं प्रधानमंत्री की कन्याकुमारी में होने वाली साधना पर बोलने के लिए? तैयार हैं? जोर से बोलिए। तैयार हैं? ठीक है, शुरुआत नेहा आपसे। नेहा, प्रधानमंत्री साधना लगा रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, तो आप लोगों को दिक्कत क्या है ये बताइए। देखिए, दिक्कत हमें कुछ नहीं है। हम पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी तो 4 तारीख के बाद ध्यान ही लगाते हैं, जनता ने उन्हें ध्यान लगाने के लिए फ्री छोड़ दिया है 4 तारीख के बाद। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी को जब ध्यान ही लगाना था, हाँ। इस देश में कौन ऐसा व्यक्ति है जो मंदिर में प्रसाद लेके जाता है, फूल माला लेके जाता है, अगरबत्ती लेके जाता है, धूप बत्ती लेके जाता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब मंदिर में जाते हैं तो कैमरामैन लेके जाते हैं, फैशन डिजाइनर लेके जाते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट लेकर के जाते हैं। तो ये जनता को समस्या है। इस देश के प्रधानमंत्री को नाटक करने के लिए नहीं चुना गया था, जनता के सवालों के जवाब देने के लिए चुना गया था। आज जनता पूछ रही है कि प्रधानमंत्री जी महंगाई पे जवाब दीजिए, तो प्रधानमंत्री जी साधना करने चले गए। जनता से बात करते हैं, इसी जनता से बात करते हैं। मेरे 2 सहयोगी विपिन चौबे और सुरभि इस वक्त कन्याकुमारी में मौजूद हैं। विपिन और सुरभि, मैं आप दोनों के पास आऊंगा और वहां क्या आ रहा वो भी जानूंगा, लेकिन मनीष, महंगाई पर बात करते हैं, अगरबत्ती और पूजा का सामान लेकर नहीं जाते, आप लोग कैमरा लेकर जाते हैं, समाजवादी पार्टी कह रही। देखिए, आज से 1 सदी पूर्व
जब विवेकानंद जी भी वहाँ समाधि करने गए थे, जब वहाँ साधना करने गए थे, तो ऐसे तथाकथित सनातन के विरोधी इसी तरह सवाल खड़ा करते थे। जब भी कोई देश और धर्म के साथ खड़ा होता है तो उनको इसी तरह से सवालों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो विवेकानंद जी जब एक सदी पूर्व वहाँ साधना करके शिकागो गए तो धर्म पताका को, सनातन धर्म को पूरे विश्व में उन्होंने फहराया था। और ये नरेंद्र मोदी भी साधना करके जब निकलेंगे और 4 जून को जब 400 पार होगा तो एक विकसित भारत की जो परिकल्पना होगी वो पूरी होगी। नहीं मनीष, जवाब सवाल ये है मनीष जी कि ये साधना चुनाव से पहले भी हो सकती थी या चुनाव के बाद ही हो सकती थी। उस वक्त जब प्रचार खत्म हो गया, प्रचार करने की अनुमति नहीं है, तब आप वहां पर साधना कर रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहा विपक्ष। नहीं, क्या ये संविधान के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है? अगर संविधान और कानून के विरुद्ध वो कह रहे हैं आचार संहिता के विरुद्ध है। वो कह रहे हैं आचार संहिता के विरुद्ध है। अगर संविधान, कानून, आचार संहिता के विरुद्ध है तो चुनाव आयोग जाना चाहिए। अखिलेश यादव गए, राहुल गांधी गए, ममता बनर्जी गई। ये भाषण देके जनता को भ्रमित न करें। आचार संहिता का उल्लंघन है तो चुनाव आयोग क्यों बना है? जाए तो चले गए, हाईकोर्ट चले गए। हाँ, हाईकोर्ट चले गए, आने दीजिए, फैसला आने दीजिए, फैसला आने दीजिए, फैसले का इंतजार करिए। चलिए, फैसले का इंतजार वो कोर्ट का क्या होगा करेंगे, लेकिन जनता का फैसला आज जानेंगे। भैया आप लोग बोलेंगे प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में है, साधना कर रहे हैं, उस पर आप लोग अपनी राय रखेंगे? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, शुरू बताइए। क्या साधना करने से प्रधानमंत्री जी की क्या महंगाई और बेरोजगारी दूर हो जाएगी, या देश की जनता कैसे खुशहाल होगी? साधना करने से अगर खुशहाल होने लगे तो पूरे देश की जनता ही साधना करने लगे। अच्छा, आप बोलिए भैया। सर, गरीबी महंगाई पे ध्यान देना था। 10 साल निकल गया, 10 साल में उन्होंने इस पे तो ध्यान दिया नहीं जिसके लिए आए थे। और ध्यान अब 4 तारीख के बाद तो हमेशा के लिए ध्यान ही लगाएंगे। और जो अभी ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं विवेकानंद से बराबरी कर रहे हैं मोदी जी की, मैं बीजेपी के नेता से पूछना चाहता हूँ कि क्या एक बार विवेकानंद जी ने अपने जीवन में झूठ बोला है? अगर झूठ बोला है तो बता दें। ठीक है भैया, खड़े होइए। वो कह रहे हैं मोदी जी बार बार झूठ बोलते हैं। देखिए, विपक्ष का जितने भी लोग हैं, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बसपा हो, जो भी हैं, सारे के सारे लोग झूठ जितना बोल सकते थे उतना उन्होंने बोला है। लेकिन देश की जनता का प्यार मोदी जी के प्रति है और आज साधना कर रहे हैं। तो राक्षसों का काम है विचलित होना। जब राक्षस कौन? मैं कह रहा हूं ना, विपक्ष में जब सनातन धर्म की जो है पताका लहराती है तो ऐसे ही राक्षस विचलित होते हैं। जब अंशु आप लोग राक्षस है क्या? एक मिनट रुकिए। नेहा, आपका टर्न हो चुका। अंशु, नेहा, आपका टर्न हो चुका। आप भी विपक्ष में नहीं है, वो भी विपक्ष में। अंशु, आप लोग राक्षस है क्या? बताइए। देखिए, उन्होंने कहा संपूर्ण विपक्ष, और जिस तरीके से इस देश की जनता विपक्ष के साथ खड़ी हुई है तो ये सिर्फ विपक्ष का अपमान नहीं है। इस देश के दलितों को इन्होंने राक्षस बता दिया, पिछड़ों को राक्षस बता दिया, जो भी विपक्ष के साथ हैं उन सबको ये राक्षस बता रहे हैं। बोलना शुरू कर दिया, यहीं से झूठ बोलना। अभी लाखों रुपया बकाया है ट्रक ड्राइवरों का। एक मिनट, ये राक्षस हैं? सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूँ विपक्ष है। सनातन के विरुद्ध अगर खड़े हैं तो राक्षस हैं, अगर धर्म के विरुद्ध खड़े हैं तो राक्षस हैं, राम मंदिर के खिलाफ खड़े हैं तो ये राक्षस हैं। आप बताइए, आप मानो है राकेश? एक साथ नहीं। आप बोलिए। कोई बात करें तो उसका जवाब बीजेपी के लोग नहीं। आप बोलिए। आपको बोल रहे हैं। देखिए, हम फिर से कह रहे हैं मनीष, एक मिनट। इस देश के लोगों का अपमान है। हाँ, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों सभी का अपमान है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, अच्छा मुद्दे पे आइए। जो 400 की बात हो रही है। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नई संसद बनाई, कोई जरूरत नहीं थी। नया संविधान नागपुर में बनकर तैयार है। इस देश के वोटर को, इस देश के दलितों, पिछड़ों को इस बात का ध्यान रखना होगा कल वोट डालने से पहले कि अपने संविधान को बचाना है या जो नागपुर में रखा उसे नहीं। पहले तो एक चीज बता दूं, मेरे इस मंच का इस्तेमाल आप वोट मांगने के लिए मत करिएगा, क्योंकि प्रचार खत्म हो चुका है। मेरी बात तो आ जाए, तो आपने बता दिया वोट नहीं मांग रहा हूं, हाथ के पंजे नहीं मांग रहा हूं वोट, मैं वो जनता दे रही है। देखिए, जो नई संसद बनी है, ऑब्जेक्शन, जो नई संसद बनी है, उसी में नया संविधान रखने की तैयारी है। उसी में नया संविधान रखने की तैयारी है।
इस देश की जनता और इंडिया गठबंधन ये होने नहीं देगा। इस देश की जनता और इंडिया गठबंधन ये होने नहीं देगा। ये देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार। अच्छा, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। एक जवाब दे दीजिए। 400 सीटें क्यों चाहिए देश में सरकार बनाने के लिए? 272 काफी है। ओके, अब जवाब 400 क्यों चाहिए आपको? अरे सुनिए तो, क्योंकि आपकी नियत संविधान बदलने की है। आपकी नियत संविधान बदलने की है। ये 44 में खुश हैं तो ये चाहते हैं कि हम भी 400 पार न करें। चूंकि जनता ने इनको 44 पे रख दिया है तो चाहते हैं हम भी ना पार करें। इन्होंने ओबीसी का आरक्षण छीना। कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दिया। संविधान इन्होंने छीना। 1975 में इमरजेंसी इन्होंने लगाई। इमरजेंसी इन्होंने ये भी एक प्रवृत्ति है। अगर ऐसे एक साथ चिल्लाएंगे तो मुझे कन्याकुमारी जाना पड़ेगा। ये भी एक प्रवृत्ति है। कन्याकुमारी चलते हैं। विपिन सुरभि बताइए, इस वक्त कन्याकुमारी में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री की साधना की वो तस्वीरें हम सब ने देखी हैं, इस वक्त वहां क्या हो रहा है बताइए। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें दिखा देती हूँ क्योंकि इन्हीं तस्वीरों का देश पर और किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है उसी की चर्चा आप यहाँ पर कर रहे हैं। तेज लहरों के साथ साथ तेज बयानबाजी को लेकर मैं जानती हूँ गौरव इस वक्त आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन साउथ पर उनका फोकस और साउथ में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस बार तमिलनाडु का रुख किया है उसके तहत आखिरी चरण के चुनाव के दौरान उनकी यहाँ पर मौजूदगी बहुत मायने रखती है। हालांकि जितना मर्जी इस ध्यान साधना का विरोध हो जाए, हकीकत इस वक्त गौरव ये है कि 24 घंटे हो रहे हैं क्योंकि कल शाम 6:30 बजे का वक्त था जब इसी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और कल दोपहर 3 बजे का वक्त होगा जब इससे बाहर आकर वो सीधे वापस दिल्ली का रुख करने वाले हैं। लेकिन 400 पार के जिस सपने के तहत एनडीए इस वक्त आगे बढ़ रही है उसमें तमिलनाडु की 39 सीटें उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात के लिहाज से आपकी चर्चा बहुत ज्यादा है। और साथ ही दक्षिण के इन 5 राज्यों की राजनीति को भेदने के लिए जो पूरी कोशिश इस वक्त की जा रही है, बीजेपी का ये प्रयास है, कितनी सफल होगी उसी के तहत 4 जून को नतीजे हमारे सामने होंगे। लेकिन इस वक्त तमाम विरोध बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया है। 24 घंटे होने वाले। मैं आता हूं, मैं 1 मिनट रुकिए, अभी आ रहा हूं आपके पास, विपिन के पास भी जा रहा हूं, लेकिन खान साहब से बात नहीं हो पाई है। अहमद खान साहब, तो आपकी बार कन्याकुमारी में ध्यान लगाकर 400 पार, क्या कहेंगे? गौरव जी देखिए, मैं कहना चाहता हूं साफ साफ, पूजा हो, ध्यान हो, नमाज हो और किसी भी धर्म के काम करना चाहते हैं वो व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। व्यक्तिगत आस्था है। पूजा नमाज दिखाकर अगर आप करोगे तो ईश्वर खुश नहीं होता है। जो दिखावा कहते हैं, इसको दिखावा कहते हैं। अच्छा, जो दिखावा पे करते रहे वो भी गलत है। वो गलत है, देखिए बोलने दिया, वो गलत है, वो गलत है। ये फिर वही बात, वो गलत बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं गलत है, गलत है, वो भी गलत है। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैंने सबको कहा, मैंने सबको कहा, मैं कह रहा हूँ आप देखिए बिना वजह ये प्रवक्ता है, देखिए आपके बीच में बताइए ना, आपके बीच में मैं नहीं बोला, आप बोल रहे हैं कौन है? गुंडागर्दी कर रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, सीधा गुंडागर्दी कर रहे हैं। नहीं, गुंडागर्दी कोई नहीं कर रहा, गुंडागर्दी कोई नहीं कर रहा, गुंडागर्दी कोई नहीं कर रहा। गुंडागर्दी मैं एक आदमी को बोलने नहीं दे रहे हैं। ये तो क्या बोलिए, आप सीनियर है भाई, बोलिए। मैं यही कह रहा हूँ कि पूजा अर्चना सारी चीजें व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। आप क्यों पहुंच गए कन्याकुमारी? अच्छा चलिए, कन्याकुमारी क्यों चले गए? प्रधानमंत्री बोलेंगे, आप लोग नहीं, आप क्यों चले गए? आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए गौरव जी, आप बताइए। साथियों से बोलना चाहता हूँ कि जो खान साहब सुनिए, खान साहब हो गया आपका, सुनिए, आप बात सुनिए पहले। आप क्यों गए? आपका चैनल क्यों गया? आपका चैनल क्यों गया? प्रधानमंत्री का नहीं, आप प्रचार कर रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हो। हम यहाँ क्यों? झूठा प्रचार कर रहे हो। यहाँ कोई मतलब आपको क्यों बुलाया? आप किस लिए आए? यहाँ वोट किस लिए हो रहा है? अरे हद है भाई, हम कहाँ जाए क्यों जाए आप तय करेंगे। बिल्कुल तय करेंगे। देखिए, ये हमारी पूजा पद्धति है, हम वहाँ पूजा करने गए, जिसको कैमरा लेके जाना है वो कैमरा लेके गया। हमारे विपक्ष के साथी ये बोल रहे थे कि बेरोजगारी और महंगाई, क्या यहाँ पे इनकी सरकारें हैं, उन्होंने बेरोजगारी महंगाई खत्म कर दी? ठीक है, और कुछ सुरभि कुछ बोल रही है, जल्दी बोलिए, भाई सुरभि के पास जाना है। मैं ये विपक्ष से पूछना चाहता हूँ कि अगर सनातन धर्म का कोई आदमी उस धर्म के लिए पूजा पाठ करता है तो इनको दिक्कत क्या है? और दूसरी चीज ये जानना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ से ही सारी, मेरा रिजल्ट आना होता है उससे पहले मैं पूजा करता हूँ। अच्छा ठीक है, और कोई बोलेगा? भैया बताओ, खड़े हो। मेरा ये सवाल है कि जो सरकार है वो 1 रुपया काम करती है और 1 लाख रुपया प्रचार करती है वो चीज का, ऐसा क्यों कर रही है? अच्छा भैया, प्रचार नहीं करना चाहिए। और भैया बताओ, और कौन है यहाँ पे? खड़े होइए भैया, हाँ खड़े हो। जैसे भगवान श्री राम जब वन में गए थे
तो उन्होंने कहा था कि निश्चरहीन करहु मैं भुज उठाई पनकीन और सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुखदीन। वैसे भगवान ने ये जब नरेंद्र मोदी साधना करने गए हैं तो ये जो विपक्ष रूपी राक्षस है, क्योंकि राम मंदिर नहीं गए तो इनको क्या कहेंगे। और खड़े हो भाई, खड़े हो 400 पार होगी। विपक्ष चाहे जितना परेशान हो जाए, विपक्ष को ऐसे घबराना है, विपक्ष कुरकर नहीं पाएगा। 400 पार 400 पार होगी भैया। और कोई खड़े हो 400 पार विपक्ष बेरोजगार। अच्छा, सुरभि कुछ कहना चाह रही है, 1 मिनट आ रहा हूँ। कन्याकुमारी से हमारी संवाददाता सुरभि कुछ कह रही है। सुरभि बोलिए, क्या कह रही है? बस इतना गौरव, बस एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, और खान साहब को याद दिला दीजिए, क्योंकि ये कन्याकुमारी में हमारी मौजूदगी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो याद दिला दीजिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भी जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक हुई थी, तब भी हमारे कैमराज यहाँ पर थे और तब भी हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे। ओवर टू यू गौरव। हाँ नहीं बिल्कुल, वो जानते हैं, वो केवल उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी तो हम उनको बुला रहे हैं, तो मंच दे रहे हैं ना उनको। मैं विपिन, जरा मुझे बताइए, आप वहां पर हैं, जल्दी से आप भी बताइए इस वक्त वहां क्या चल रहा है। कन्याकुमारी की फिजाओं में प्रधानमंत्री की इस योग साधना को लेकर क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस यात्रा की चर्चा है गौरव, और दक्षिण के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। दक्षिण के लोग ये कह रहे हैं कि 70 साल में आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री 3 दिनों के लिए उनके राज्य में आया है, यहाँ पर प्रवास कर रहा है। और लोग आए तो बहुत हैं, लेकिन इस तरह से प्रवास करना, इस तरह से उनकी शरण में जाना, उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करना, एक बड़ा संदेश देना, और खासकर तब जब 7 चरण के चुनाव प्रचार खत्म हो गए हो और अंतिम चरण के चुनाव मतदान होने बाकी हैं। ऐसे में आप जानते हैं कि बनारस से कैसे कनेक्शन प्रधानमंत्री जोड़ते हैं दक्षिण का, और तमिल संगमम तक कराते हैं बनारस में। वो ये कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनका संदेश यही है कि भारत एक राष्ट्र है। बेशक हमारी भाषाएं, हमारे रंग अलग हो सकते हैं, भाषाएं अलग हो सकती हैं, हमारी संस्कृति सभ्यता अलग हो सकती है, लेकिन भारत एक राष्ट्र है। और पूरे 140 करोड़ लोगों की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री एक बड़ा संदेश लेकर जाना चाहते हैं, और यहां से एक नई ऊर्जा लेकर जाना चाहते हैं, खासकर तब जब प्रधानमंत्री बनने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और मुझे एक चीज बताइए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी मंदिर में जाएं, वो वहां पूजा करें, उनके पीछे कैमरा जाए तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। प्रधानमंत्री के पीछे कैमरा जाए तो आपको वहां दिक्कत हो जाती है। बताइए। मैं आ रहा हूं। काशी विश्वनाथ मंदिर में जब पूजा अर्चना करने हमारे नेता जाते हैं तो कैमरामैन और वीडियो मैन नहीं जाता, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी जब भी किसी गर्भगृह के अंदर जाते हैं तो सारे कैमरामैन और सारे वीडियो बनाने वाले लोग उनके पीछे जाते हैं। उज्जैन में पहले आपने जो बोला उसका काउंटर लीजिए, पहले जो आपने बोला उसका काउंटर लीजिए। उज्जैन में राहुल गांधी गए थे महाकाल मंदिर में, हमने दिखाया था उज्जैन में महाकाल। अरे रुकिए मैम, आप रुकिए। उज्जैन में महाकाल में राहुल गांधी गए थे, मंदिर में पूजा कर रहे थे। किडनैप करने आया था साधु के वेश में। आप साधु के वेश, राहुल गांधी को रावण कह रही हैं। आप राहुल गांधी को रावण कह रही हैं। आप राहुल गांधी को रावण कह रही हैं। प्रधानमंत्री जी आज मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। आप राहुल गांधी को रावण कह रही हैं। साधु का वेश बना के रावण की भूमिका में आए हैं। मनीष जी, आप सुनती नहीं है, आप सुनती नहीं है। आप वन वे ट्रैफिक करते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी भी साधु के वेश में गए थे, वो भी रावण थे क्या? 4 जून के बाद प्रधानमंत्री की मैं बात कर रही हूँ। डर क्यों लगता है? जब गठबंधन टूटेगा, तो ये सपा और कांग्रेस एक दूसरे को रावण और मारीच बताएगी। लेकिन मनीष भाई, आप उस बात का जवाब नहीं दे रहे। जब प्रचार खत्म हो गया तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी इतने सारे वहां पर कन्याकुमारी 45 घंटे की साधना। कन्याकुमारी में चुनाव हो रहा है क्या? पूरे 13 सीटों पे आप मस्जिदों में चले जाइए, सपा के लोग वोट मांग रहे हैं आज के दिन में। बोलिए अंशु, बोलिए आज के दिन में मस्जिदों में वोट 13 सीटों पे सपा और कांग्रेस के लोग जो यहाँ खड़े होकर करते हैं, मस्जिदों में जाके मनीष रुके, बोलिए क्या आपने कहा? कन्याकुमारी में चुनाव है। अरे कन्याकुमारी इंडिया में है, अपनी मेमोरी तेज कर। दूसरी, बिजली और पानी की समस्या के लेके इतनी बड़ी समस्या है, 12-12 घंटे लाइट नहीं आ रही है। ना इनके ऊर्जा मंत्री हैं, ना इनके नगर विकास मंत्री हैं। पूरे मंत्री उत्तर प्रदेश से फरार। अंशु मनीष रुके। और 4 जिलों में बिजली आती थी, केवल मैनपुरी टावर। प्रधानमंत्री को अंशु मनीष रुके। अंशु हमारा कहना ये है कि अंशु बोलिए। प्रधानमंत्री जी खुद ध्यान लगाएं। मनीष भाई,
प्रधानमंत्री जी खूब ध्यान लगाएं। मैं आ रहा हूं अभी उनका हो जाए फिर आपके पास। प्रधानमंत्री जी खूब ध्यान लगाएं, हमें इसकी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इन 10 सालों में जो जनता ने उनको जिम्मेदारी दी थी ध्यान लगाने की, कि बेरोजगारी पर ध्यान लगाते, महंगाई पर ध्यान लगाते, इस देश के आम आदमी के रोजगार पर ध्यान लगाते, उस समय उन्होंने सिर्फ एक उद्योगपति पर ध्यान लगाया जो 609 नंबर पर था, विश्व का सबसे बड़ा आदमी बन गया। हमारा कहना यह है कि जब 10 साल हो गए हैं तो सरकार मीट मटन मछली और मुर्गा पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात क्यों कर रही है? इस देश के किसानों युवाओं आदमी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने अर्थव्यवस्था की बात की, आपने बात यहाँ पर उद्योगपतियों की एक बड़ी खबर आ रही है और मुझे लगता है आप इसको समझेंगे। चुनाव के बीच अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आई है। चौथी तिमाही में जीडीपी 7.8% रही है और ये पहले जीडीपी में ग्रोथ में 7.9% रहने का अनुमान था। पिछली तिमाही में जीडीपी 8.4% रही थी। वित्त वर्ष 2024 में 8.2% की दर से इकोनॉमी बढ़ी है और पिछले साल समान तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2 दर्ज की गई थी। अंशु, तो ये चुनाव के बीच मैं इसका जवाब दे देता हूं। बोलिए आप दीजिएगा, एक मिनट बोलिए। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में जो जीडीपी बढ़ रही है वो जॉबलेस ग्रोथ की जीडीपी है। उस जीडीपी में इस देश के गरीब नहीं है, इस देश के किसान नहीं है, इस देश के नौजवान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक उद्योगपति है। ठीक है, मनीष जवाब अगर मोदी जी मनीष जवाब दीजिए। देखिए एक और खबर है आज बड़ी, 100 टन सोना जो 1991 में मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे, मनमोहन सिंह जब रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, विदेशों में जिन्होंने गिरवी रख दिया था 100 टन सोना, आज वो भारत में आ गया है लौटकर। 100 टन सोना आज वापस आया है, आज 100 टन सोना वापस आया है और बेरोजगार अंशु प्लीज एक पैरेलल बात समझ में अभी आ रहा हूं। और इस जीडीपी से केवल 2 लोग बेरोजगार हुए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव केवल बेरोजगार हुए हैं। राहुल गांधी और रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप जब बोले तो बीच में कोई ना बोले और जब दूसरा बोले तो आप पीछे बोल रहे हैं, ये गलत बात है। आपने सवाल पूछ लिया, जवाब दे रहे हैं, रुकिए बोलिए। 100 टन सोना मनमोहन सिंह ने जो 1991 में रखा था गिरवी, उसको आज वापस लाया गया है और इस जीडीपी से केवल और केवल राहुल गांधी और अखिलेश यादव बेरोजगार हुए हैं। 4 जून के बाद बेरोजगारी इनकी बाहर जाएगी। पहले तो जनता बोलेगी। अंशु रुकिए, जनता को भी नहीं बोलने देंगे क्या? सर बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री झूठ। मैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय से एक बात पूछना चाहता हूँ। जितने आंकड़े आपने अभी गिनाए हैं कि इस देश में इतना सोना वापस हो गया, जीडीपी की बात कर रहे हैं। जनता की सुन लो भैया, यही दिक्कत है। जनता की सुन लो, जनता की सुन लो। बोलो। यही तो समस्या है कि ये प्रवक्ता भाजपा वाले जनता की सुनना ही नहीं चाहते, समाजवादी भी नहीं सुन रहे। समाजवादी सुन। मैं माननीय भाजपा के प्रवक्ता महोदय से बात करना चाहता हूँ। जो इतने अभी आंकड़े गिनाए हैं, इतना हमारा देश धनाढ्य हो रहा है, इतनी अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत हो रही है, जैसे सर आपने भी बताया है, तो क्या हमारे देश में जो अर्धसैनिक बल है उनकी पुरानी पेंशन को बहाल क्यों नहीं कर रहे हैं? और कहते हैं ये बहुत बड़ी राष्ट्रभक्त पार्टी है, तो इनके नेताओं के लिए जो हमारा अर्धसैनिक बल दिन रात इनकी सेवा में लगाता है, इस देश के लाखों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल क्यों नहीं? पुरानी पेंशन बोलो। पुरानी पेंशन रावण। अरे गौरव जवाब तो ले लीजिए। पुरानी पेंशन की जवाब लीजिए, जवाब लीजिए गौरव जी। 4-5 लोग बोल लेते। रावण से बड़े सर पुजारी मोदी जी नहीं है, और राजनीति में सफल करने के लिए अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो ये पाखंड होता है। और मेरी बात सुन लीजिए, जनता का जनादेश के साथ साथ भगवान का भी ये आदेश है कि इस बार देश का प्रधानमंत्री ये राहुल गांधी। कौन? राहुल गांधी बनेगा। ठीक है भैया, खड़े हो। इधर कोई बोलेगा, खड़े हो। क्या है ये? इस बार एनडीए की सरकार नहीं, इंडिया की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो करोड़ सोना ढूंढ के ला सकते, लेकिन जो आरडीएफ 400 करोड़ आया था कश्मीर में जवान मारे गए, वो ढूंढ के नहीं ला पाए। आपस में नहीं। उत्तर प्रदेश में 65% युवा 35 से आयु की कम का है। नौजवानों के लिए सरकार क्या कर रही है? 10 साल में 20 करोड़ रोजगार की कोई लिस्ट तो दे दे भाजपा के प्रवक्ता, हम जानना चाहते हैं। रोजगार क्या होता है पहले मतलब तो जान लो। रोजगार मर रहा है तो मरोगे। आपस में नहीं। भैया इधर कोई बोलेगा, इधर बोलिए। गौरव
इस बार 400 हार। सर, मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है भाजपा के प्रवक्ता से कि उनके पास ऐसी कौन सी सर्टिफिकेट प्रोवाइडिंग मशीन है जिसमें उनका विरोध करने वाले लोग देशद्रोही हो जाते हैं। ओके ओके नहीं, एक मिनट, ये कह रहे हैं कि जो सनातन के साथ खड़े होते हैं वो कौन सी मशीन है, क्या कह रहे हैं आप? इनका सवाल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 400 पार हो रहा है इसलिए कि जो भारत माता को डाइन कहे उनको मिटाने के लिए, जो भारत के विरोधी, भारत के टुकड़े करने वालों के साथ है उनको मिटाने के लिए। सर जी, मेरा सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से है कि वो इस 5 साल अगले ध्यान ही लगाएं, और ध्यान ही लगाएं, सरकार चलाने की ना सोचें। नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी जा रहे हैं, महाद्वीप पे जाके फोटो शूट करा रहे हैं, तो मणिपुर में जब महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, मणिपुर जल रहा था, तो नरेंद्र मोदी कहाँ थे? नरेंद्र मोदी कहाँ थे? भाई साहब ने बोला धक्का नहीं। भाजपा प्रवक्ता बोल रहे हैं कि सोना बाहर एक करके भाजपा प्रवक्ता ने सुन लीजिए भैया, सुन लिया। उन्होंने बोला कि सोना वापस आया। अरे हमसे 300 किलो पेंशन पे सवाल का जवाब ले लीजिए गौरव जी, बताइए। अच्छा एक मिनट आप लोग बैठिए, चेयर पे बैठिए, आ रहे हैं, चेयर पे बैठिए, सब लोग चेयर पे बैठिए, ऐसा नहीं होगी बात। बैठो यहाँ, चेयर पे बैठो। पीछे वाले हाथ उठाएंगे तो उनके पास भी आऊंगा, लेकिन मनीष गुला जवाब दे रहे थे। मनीष गुला उधर जवाब दीजिए। पेंशन 20 करोड़ रोजगार का जवाब दीजिए। नहीं, पेंशन पे जवाब मैं देना चाहता हूं। पेंशन पे जवाब दीजिए। अरे जवाब देने दीजिए। पुरानी पेंशन उत्तर प्रदेश में जब हटाई गई तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी 2004 में। पेंशन को लूटा इसने, समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह यादव ने लूटा पेंशन को। आज सवाल पूछने आ गई है, पेंशन मुलायम सिंह यादव ने समाप्त की। केंद्र का फैसला था, राज्य का फैसला था। राज्य सरकार को ये अधिकार था कि पुरानी लागू करे चाहे नहीं लागू करे। मुलायम सिंह ने कहा कि नहीं, पुरानी पेंशन हम नहीं लागू करेंगे। नया जवाब। रुक जा भैया, हल्ला नहीं, रुकिए। आपके नेता बोल रहे हैं, नया जवाब दीजिए। अग्निवीर जैसी व्यवस्था इनकी सरकार भैया आपके नेता बोल रही है, जवाब दीजिए। आपके नेता बोल रही है, बैठिए। देश के युवाओं का कहीं ना कहीं करने का समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में खटीमा हो, रामपुर हो, महिलाओं की लूटी जाती थी, महिलाएं चल नहीं पाती थी, छेड़छाड़ हुआ करती थी, अखिलेश यादव, सुखपाल यादव लूट लिया करते थे। मसाज करवाते हैं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से कहना चाहता हूँ कि पुरानी पेंशन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने नहीं बंद कराया था। ये झूठ बोलने का केवल ठेका लिए हैं, मात्र और कुछ नहीं कर रहे हैं। 2004 में भारत सरकार से बंद कराई गई थी, और आज भारत सरकार से बोल रहे हैं, भारत सरकार से बंद कराई गई। हाँ, अच्छा, हिमाचल में पुरानी पेंशन कहती है कांग्रेस हमने खत्म कर दिया, नई पेंशन खत्म कर दिया, वो राज्य सरकार ले सकती है। ये लोग पता नहीं है, ये लोग हुड़दंगी लोग हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। हुड़दंगी क्या होता है? बिल्कुल, सब लोग यहाँ पर जनता है यहाँ की। नहीं, ये कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं। वो कौन सा हुड़दंग कर रहे हैं? सवाल पूछ लिया उन्होंने आपसे। मेरा सवाल आपसे है, हिमाचल की राज्य सरकार, मुझसे मत पूछिए, उनसे पूछिए। अरे आपने सवाल पूछा है, हिमाचल में राज्य सरकार कहती है हम पुरानी पेंशन लागू कर दिए। जवाब दीजिए, अंशु जवाब दीजिए। हिमाचल का जवाब दीजिए, अरे रुको भैया, हिमाचल का जवाब दीजिए। भैया सुनिए, बैठिए, डिबेट बाकी है, बैठिए, आपस में डिबेट मत करो। अंशु, ओल्ड पेंशन जब बंद, वो कह रहे हैं 2004 में मुलायम सिंह यादव ने पेंशन वापस ली और हिमाचल में आप लोग लागू नहीं कर पाए अभी तक। इसका जवाब, जब ओल्ड पेंशन बंद हुई श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की राज्य सरकार। अच्छा, हिमाचल मनीष बीच में मत बोलिए, अभी आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, बोलने दीजिए। अरे रुकिए, वन बाय वन बोलेंगे, आप नहीं तय करेंगे। अरे बोले दूसरा, अरे आपके नेता बोल रहे थे तो वो चुप थे। बिल्कुल नहीं चुप थे। बैठिए। आखिर बीजेपी के लोग यादव ने पुरानी पेंशन को भैया डिबेट ऐसे नहीं होती है, एक करके होती है। इस देश की जनता का
दूसरा ये जो बार-बार लेके मनीष भाई वन बाय वन आप कुछ किसी बीच में नहीं बोल रहे, आप सब एक दूसरे के बीच में बोल रहे हैं। ओके, आपने अपना पक्ष रख दिया, ऐसे नहीं होता है मनीष, ऐसे नहीं होता है। आप रुके, उनका जवाब आने दीजिए। दूसरा जो बार-बार ये सोना चांदी की बात कर रहे हैं, अरे प्रधानमंत्री जी को ना नींद आ रही है, उनका सोना गायब हो चुका है, 4 जून के बाद और बुरी तरीके से गायब होने वाला है। नींद नहीं आएगी, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि जनता ने जो वोट की चोट की है इन संविधान बदलने वालों के खिलाफ नींद नहीं आने वोट की चोट पे लोग बोलेंगे, बोलिए वोट की चोट बदलने वालों को नींद नहीं आएगी। बीजेपी 400 पार नहीं 40 पार नहीं जाएगी। और इधर देखिए, ये विपक्षियों का अभी तक इनको इंट्रोस्पेक्ट नहीं किन्होंने किया है कि संविधान इन्होंने बदला है, कांग्रेस ने बदला है बार बार, और ये मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने बदला है। अरे मोदी जी ने तो पूरा संविधान बदल डाला और संविधान बदलने के आप इन लोगों का जवाब मत दीजिए, आप मुझे जवाब दीजिए। रुकिए, देखिए, महिलाओं पे उत्पीड़न जब सपा सरकार थी, उत्तराखंड की महिलाएं आंदोलन कर रही थी, उनके साथ कैसे कैसे रेप हुए थे उसका ध्यान नहीं है। ये लोग अनगढ़ चीजें करते हैं, इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। एक मिनट क्या बोल रही मैं बोली रुके, अरे एक महिला बोल रही। मैं ये पूछना चाहती हूँ विपक्ष से कि आज के पहले ना बेरोजगारी थी, ना महंगाई थी, और ना ही किसी चीज की किल्लत थी। सारी समस्याएं जब मोदी सरकार आई, 400 का सिलेंडर 1100 में नहीं था, और इधर कोई बोलेगा, 400 का सिलेंडर 1100 में हो गया। आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही इस सरकार में। आप पूछिए, आप 20 करोड़ नौकरियां पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप सोना वापस ला सकते हो तो पुलवामा हमले में 300 किलो RDX आया था, वो अभी तक इधर बोलो, खड़े कांग्रेसियों के जो प्रिय है पाकिस्तान, उस पर एयर स्ट्राइक कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, मटिया मेट हो गए सब आतंकी। के साथियों से पूछ रहा हूँ, मैं बीजेपी के साथियों से पूछ रहा हूँ कि दूरसंचार किसने बेचा और एयरपोर्ट किसने बेचा, रेलवे किसने बेचा, बताएं ये। ठीक है, आप बोलो। पहली बात तो मैं विपक्ष वालों से पूछना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा। दूसरा है कि सोना बनाने वाली मशीन कब आएगी। चिंता मत करो, मशीन कहाँ देखी आपने? अरे राहुल गांधी पप्पू जो हमारे हैं, हमारे जो राहुल जी हैं, हमेशा कहते हैं। नेहा जवाब देंगी, पहले नेहा जवाब देंगी, पहले एक एक करके। आप रुक जाओ, समय कम है, एक करके आप रुक जाइए, इधर से क्वेश्चन मत पिक कीजिए, मेरा क्वेश्चन है। अरे रुक जाइए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया है, शांत रहेंगी? नहीं एक मिनट, शांत करा पाएंगे? बिल्कुल शांत रहेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कह दिया है कि हमारी चॉइस, मेरी चॉइस राहुल गांधी है प्रधानमंत्री पद की। समाजवादी पार्टी को मंजूर है ये? हमारी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने सहमति से ये कहा है कि जब सरकार बनेगी हम लोगों की, तो तय हो जाएगा कि दूल्हा कौन होगा। ये इंतजार उन्होंने नाम दे दिया भाई, इन्हें दावत दे दी जाएगी जो भी दूल्हा बनेगा। उन्होंने राहुल गांधी का नाम दे दिया। ये मैं तय बता दे रही हूँ आपको कि नाले के पानी से गैस बनाने वाला प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री बनेगा शिक्षा, रोजगार, नौकरी की बात करने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अखिलेश यादव बनेंगे, गठबंधन से बनेगा, अखिलेश यादव बनेंगे, गठबंधन से बनेगा, अखिलेश यादव बनेंगे, इंडिया गठबंधन से बनेगा। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से नहीं है, का हिस्सा है आदरणीय अखिलेश इंडिया गठबंधन से नहीं है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। सवाल सुनिए, अरे ऐसा लगातार बोलने से नहीं होता है। अखिलेश जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आदरणीय अखिलेश जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन तय कर लेगा कि 4 जून के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आप बताइए, जबरदस्ती थोपा हुआ प्रधानमंत्री। इन लोगों में तो बड़ा जोश है, आप सीनियर आदमी हैं, पार्टी में भी जोश क्यों गायब हो गया? पार्टी किधर रहेगी? 4 जून के बाद बीएसपी किधर जाएगी? ये लोग कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम है। अब ये और ये दोनों तो एक ही सिक्के के पहलू हैं। कांग्रेस कौन सा बड़ा कारनामा कर दिया है? इनसे खाली इतना पूछ लीजिए, सच्चर कमेटी आई थी, सच्चर कमेटी का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था, जिसमें 62 पॉइंट ऐसे थे जिसमें कहा गया था भैया आपस में कुछ लड़ाई मत करिए, आप लोग मुसलमान जो है दलितों से गैर गुजरे हालत में है। हाँ। एक काम किया इन्होंने? नहीं किया, नहीं किया। अच्छा, तो मैं इन्हीं से पूछ लेता हूं, नहीं, आप दूसरा सवाल के लिए। हाँ। जब मुसलमानों का 18 से 20-22% वोट लेते हो, तो देश के प्रधानमंत्री पद तक किसी मुसलमान को क्यों नहीं बनाया?
किसी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? आप सरदार जी को 2 बार बना सकते हैं, मुसलमानों का हक छीन रहे हैं आप। ये सवाल लूंगा, लेकिन पहला मेरा ऐसा सवाल है, तो राहुल गांधी तय हो गया इंडिया के प्रधानमंत्री? देखिए, तय हो गया। ये अच्छी बात है कि इंडिया गठबंधन में तमाम भैया पीछे चलो, आ रहा हूं, पीछे चलो, बैठो बैठो, तमाम योग्य लोग हैं बैठो। जो बन सकते हैं। चलो चलो बैठो। लेकिन ये आप भरोसा रखिए गौरव जी, और जो साथी सवाल कर रहे थे मैं उनका भी जवाब दे देता हूँ। इंडिया गठबंधन का जो प्रधानमंत्री होगा वो इस देश के युवाओं के लिए काम करेगा, 30 लाख नौकरियां देगा, महिलाओं को 8500 रुपए खटाखट देगा, झूठ बोलने वाला नहीं होगा, बादल में राडार छिपाने वाला नहीं होगा, गटर से गैस बनाने वाला नहीं होगा, मटन मीट मछली मुर्गा पाकिस्तान करने वाला नहीं होगा। दोनों लोग को आंसर देना पड़ेगा है, तब तो आप मेरे जल्दी बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे संविदा की नौकरियां पूरे देश में बांटी जा रही हैं, तो जैसे नेताओं का 4 महीने के अंदर इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो हमारे पूरे देश के युवाओं का 6 महीने के अंदर भर्ती कब कंप्लीट होगी? ठीक है। और कोई बोलेगा? आलू से सोना, आलू से सोना, ठीक है। आलू से सोना कब बनेगा? आलू से सोना वो मशीन कब आएगी भारत में? पेपर लीक से परेशान नहीं हुआ, हम लोग बहुत परेशान हैं। पेपर लीक से पूछ लो, भारत माता की जय बोल सकते हैं क्या? भारत माता की जय बोल सकते हैं ये तीनों? से भारत माता की जय। 15 लाख हिंदी गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। हर पार्टी का अपना प्रधानमंत्री है। अच्छा एक मिनट सब लोग रुकिए। ये क्या बोल रहे हैं? भारत माता की जय नहीं बोलते आप? बोलिए। हम दोनों बातें बोलते हैं। सुनिए गौरव जी, भारत माता की जय, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, दोनों। मनीष, भारत बोलो, क्या ये नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोल सकते हैं? हल्ला नहीं बोलो, ये नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोल सकते हैं बीजेपी के लोग? हल्ला नहीं। महात्मा गांधी अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बुलवाओ इसे, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बुलवाओ, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बुलवाओ बीजेपी के लोगों से। अंशु रुकिए, आप कोई नहीं बोलेगा। अभी नेहा जी ने कहा कि जब अरे रुकिए अंशु। अभी नेहा जी ने कहा कि जब हम जीत जाएंगे तब बताएंगे दूल्हा कौन है, यानी जब शादी करके दुल्हन ले आएंगे तब तय करेंगे दूल्हा कौन होगा। 4 जून को 400 पार, अब की बार 4 जून को 400 पार होगा नहीं होगा, यही देखना है। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।